बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के बेटा इस लेक्चर में हम एंटीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर एंटीबॉडी के साथ जो चीज़ बाइंड करती है वो होती है एंटीजन। एंटीजन असल में आमतौर पे हम इम्यूनोजन को ही कहते हैं, लेकिन इम्यूनोजन, एंटीजन्स और हेप्टेंस जो हैं उनके दरमियान में डिफरेंस होता है। एंटीजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर जाएं, जबकि जो इम्यूनोजन है, इम्यूनोजन वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस कर सकें। जो एंटीजन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं वो एंटीजन्स कहलाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंटीजन के साथ, एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर जाएं वो एंटीजन कहलाते हैं, जबकि वो मॉलिक्यूल जो कि इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट कर दें या इनिशिएट कर दें तो वो मॉलिक्यूल्स बेटा इम्यूनोजन कहलाएंगे। So antigens are molecule that react with antibodies, whereas immunogens are molecule that induce an immune response. So an antigen is a substance that causes the immune system to produce the antibodies against it. तो एंटीजन जो है वो इम्यून रिस्पांस को अपने ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाता है। अब बेटा एंटीजन्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से आ सकते हैं। जो एंटीजन्स इन्वायरमेंट से आएंगे उनमें कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, पोलन्स हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को इंड्यूस करवा सके। अब ये हैं एंटीजन्स। ये एंटीजन्स जब एंटीबॉडीज़ के साथ जाकर अटैच होते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हर एंटीजन की जो शेप है वो डिफरेंट है। इससे मुराद ये है कि एक स्पेसिफ़िक एंटीजन ही एक स्पेसिफ़िक एंटीबॉडी के साथ जाकर जुड़ सकता है। ऐसा एंटीजन जिसकी शेप उस एंटीबॉडी के साथ मैच नहीं कर रही, वो एंटीजन उस एंटीबॉडी के साथ जाकर अटैच नहीं हो सकता। अब वो कह रहे कि इन मोस्ट केसेस एंटीजन्स आर इम्यूनोजन्स। ज़्यादातर केसेस में जो एंटीजन्स होते हैं वो एज आ इम्यूनोजन्स भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम एंटीजन और इम्यूनोजन की जो टर्म्स हैं इनको एक दूसरे के साथ जो है इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखें ताहम क्या है कि देयर आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस। वो कह रहा है कि इसके अलावा कुछ जो है ख़ास एक्सेप्शंस भी होती हैं, ठीक है जी। जैसा कि हेप्टेंस। तो हेप्टेंस जो हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको जो कि इम्यूनोजेनिक रिस्पांस जो है उसको स्टार्ट नहीं करवा सकते, हेप्टेंस, ठीक है जी। सो हेप्टेन क्यों नहीं करवा सकते? हेप्टेंस क्या है? हेप्टेन इज़ अ मॉलिक्यूल दैट इज़ नॉट इम्यूनोजेनिक बाय इटसेल्फ बट कैन रिएक्ट विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। लेकिन वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकता है, ठीक है ना। इम्यूनोजेनिक रिस्पांस स्टार्ट नहीं करवा सकता लेकिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ जाकर रिएक्ट कर सकता है। अब हेप्टेंस ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सवाल ये पैदा होता है। हेप्टेंस इसलिए नहीं कर सकते कि वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट भी होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनमें पेंसिलिन आ जाएगी, वो हेप्टेंस हैं। और इसके अलावा कैटिकोल है प्लांट ऑयल के अंदर, वो भी हेप्टेन है, जो कि पॉइजन एक जो है खास करवाती है, वो भी एक हेप्टेन के तौर पे काम करती है। अब सवाल ये पैदा होता है, पहले भी मैंने कहा है कि हेप्टेन्स जो है वो इम्यूनोजेनिक रिस्पांस क्यों स्टार्ट नहीं करवा सकते।
हालांकि वो एंटीबॉडी के साथ तो रिएक्शन कर रहे हैं। इसका जवाब ये है कि हेप्टेन्स आर नॉट इम्यूनोजेनिक बिकॉज दे कैन नॉट एक्टिवेट हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स या हेल्पर टी सेल्स। वो हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते, हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो बेटा जब हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि आगे जो इम्यूनोजेनिक रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं हो सकेगा। कैसे? द फेलियर ऑफ हेप्टेन्स टू एक्टिवेट इज़ ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू बाइंड द एमएससी प्रोटीन्स। अब उनका जो फेलियर है कि वो हेप्टेन्स को इंड्यूस नहीं कर सकते, वो क्या है? उनकी ये काबिलियत कि वो एमएससी प्रोटीन्स के साथ जाकर बाइंड नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बाइंड। क्यों बाइंड नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास पॉलीपेप्टाइड्स नहीं हैं। और सिर्फ पॉलीपेप्टाइड्स ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि एमएससी प्रोटीन्स के साथ जो है जाकर बाइंड कर सकती हैं। तो इसलिए हेप्टेन्स जो हैं वे इम्यूनोजेनिक रिएक्शन शो नहीं करवा सकते। क्योंकि वो एमएससी प्रोटीन्स के साथ नहीं बाइंड करेंगे, और एमएससी प्रोटीन के साथ जो चीज़ बाइंड करेगी वो है पॉलीपेप्टाइड्स, और उनके पास पॉलीपेप्टाइड्स नहीं। तो इस तरह से फिर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट नहीं होंगे, और रिजल्टेंट क्या होगा कि जो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स है वो स्टार्ट नहीं हो सकेगा। They are univalent and therefore cannot activate the B cells by themselves. वो यूनिवेलेंट हैं और इसीलिए वो B सेल्स को खुद से एक्टिवेट नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए, अगरचे हेप्टेन्स जो हैं वो स्टिमुलेट नहीं कर सकते प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स खुद से, लेकिन वो ऐसा कर सकेंगे जब वो कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़े हुए होंगे कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। सो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हेप्टेन्स जो हैं वो IgM एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर, बीटा सेल्स के ऊपर, वो एक रिसेप्टर किसके साथ जुड़ जाएंगे? उस कैरियर प्रोटीन के साथ जो कि हेप्टेन के साथ जुड़ी हुई है कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। तो हेप्टेन कैरियर प्रोटीन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और वो कॉम्प्लेक्स जाकर IgM एंटीबॉडी की जो के ऊपर जो रिसेप्टर्स है उनके ऊपर जाकर जुड़ जाता है, और इस तरह से ये इम्यूनोजेनिक रिएक्शन जो है ये स्टार्ट हो सकता है। तो एक पेप्टाइड कैरियर प्रोटीन जो है, अ पेप्टाइड ऑफ कैरियर प्रोटीन इज़ प्रेजेंटेड इन एसोसिएशन विद क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन टू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो इस तरह से जो कैरियर प्रोटीन है, ठीक है जी, उस कैरियर प्रोटीन का जो पेप्टाइड है, ज़ाहिर बात है बेटा प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? अमाइनो एसिड से, और डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड आपस में कौन से बॉन्ड से मिलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो जब बहुत सारे पेप्टाइड्स या बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो इस तरह से पेप्टाइड जो है कैरियर प्रोटीन का वो क्लास 2 MSC प्रोटीन के साथ मिलेगा और हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देगा। अब फिर क्या होगा देखें, अब एक्टिवेटेड हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? वो प्रोड्यूस करेंगे सिंटरल्यूकन्स, और सिंटरल्यूकन्स जो हैं वो बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे कि वो एंटीबॉडीज़ उन हेप्टेन्स के साथ जो है मिलकर बनाएं जो हेप्टेन्स पेप्टाइड प्रोटीन्स के साथ मिलकर बने। बात समझ आ गई बेटा? एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स देन प्रोड्यूस द इंटरल्यूकन्स, ठीक है जी। एक्टिवेटेड हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? इंटरल्यूकन्स, जो कि बीटा सेल्स को इंड्यूस करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, और वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाएंगे उन हेप्टेन्स के अगेंस्ट जिन्होंने उनको स्टिमुलेट किया है। सो 2 एडिशनल आइडियाज़ इसके लिए जो हैं, इसको समझने के लिए रखे गए हैं कि किस तरह से हेप्टेन्स जो हैं हमारे इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके लिए 2 डिफरेंट आइडियाज़ हैं। इसमें देखिए पहला क्या है, हेप्टेन प्रोटीन कॉम्बिनेशन नाउ बिकम्स इम्यूनोजेनिक। हेप्टेन और प्रोटीन कॉम्बिनेशन अब क्यों इम्यूनोजेनिक बन जाती है? इसकी एग्जांपल देखिए।
हेप्टन मॉडिफाइज द प्रोटीन। हेप्टन क्या करता है? प्रोटीन को मॉडिफाई करता है। हेप्टन क्या करेगा? प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा। सफिशिएंटली, इतना ज़्यादा मॉडिफाई कर देगा कि व्हेन हेप्टन पेप्टाइड कॉम्बिनेशन इज़ प्रेजेंटेड, जब वो हेप्टन और पेप्टाइड कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट किया जाएगा एमएससी प्रोटीन के साथ, तो इसको फिर एज अ फॉरेन कंसिडर किया जाएगा। तो बेटा जब तक कोई चीज़ फॉरेन कंसीडर नहीं की जाएगी तब तक हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगी, ठीक है ना। तो हेप्टन प्रोटीन कॉम्बिनेशन क्यों इम्यूनोजेनिक बन जाएगा? क्योंकि वो फॉरेन कंसीडर हो रहा है। उसके बाद देखिए, ये तो था पहला आइडिया। सेकंड आइडिया क्या है कि ज़्यादातर हेप्टन्स जो हैं, मोस्ट हेप्टन्स जो हैं वो यूनिवेलेंट होते हैं। वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसा कि एनाफिलैक्सिस है उसको वो उन रिएक्शंस को वो एक्टिवेट कर देंगे जो कि क्रॉस लिंक कर जाते हैं एडजस्टेंट आईजीईज़ के साथ, और इसीलिए वो ट्रिगर करते हैं केमिकल मेडिएटर्स को। सेकेंड आइडिया में क्या है कि हेप्टन्स जो हैं प्रोटीन के साथ नहीं मिलते बल्कि वो किसके साथ मिल जाते हैं, ठीक है ना। सेकेंड आइडिया इज दैट ऑल्दो हेप्टन्स आर यूनिवेलेंट, टाइप 1 hypersensitivity reactions such as anaphylaxis requires the cross linking of adjacent IgEs to trigger the release of the mediators। तो वो mediators के को रिलीज करने के लिए जो है वो ट्रिगर करते हैं। इससे क्या होगा? बाय इटसेल्फ अ यूनिवेलेंट हेप्टन कैन नॉट क्रॉस लिंक। कहते कि खुद से एक यूनिवेलेंट हेप्टन क्रॉस लिंक नहीं कर सकता। जब वो हेप्टन मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कैरियर प्रोटीन्स के साथ। अब वो इस तरह से अरेंज होंगे कि वो क्रॉस लिंक कर पाएंगे। अब इसकी एग्जांपल वो कहता है कि हम दे सकते हैं, जैसे कि पेंसिलिन है, वो एनाफिलैक्सिस काज करवाती है। सो सफिशिएंट, जब तक सफिशिएंट पेंसिलिन आपस में एक दूसरे के साथ मिल नहीं जाती या प्रोटीन के साथ क्रॉस लिंक नहीं कर जाती या आईजीई के साथ क्रॉस लिंक नहीं कर जाती, तब तक वो इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करवा सकते। नेक्स्ट इसमें बेटा देखें, वो कह रहा है कि एन एक्सीलेंट एग्जांपल, इसके लिए जो एक एक्सीलेंट एग्जांपल है वो है पेनिसिलिन पॉलीलाइजीन। पेनिसिलिन पॉलीलाइजीन इस्तेमाल होती है उन पेशेंट्स के स्किन टेस्ट के लिए कि वो क्या पेंसिलिन के लिए एलर्जिक हैं या नहीं हैं। अब इसमें क्या होगा कि पेनिसिलिन पॉलीलाइसीन इंजेक्ट किया जाएगा उन पेशेंट्स के बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर। तो अगर तो वो पेंसिलिन को रिजेक्ट करेंगे, एलर्जिक होंगे, तो उनमें एलर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, उन पेशेंट्स को पेंसिलिन नहीं दी जाएगी। अगर वो उनमें एलर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, वो नॉर्मल रहेंगे, तो उन पेशेंट्स को फिर पेंसिलिन दे दी जाएगी। तो ईच लाइजीन इन द पॉलीलाइजीन हैज़ अ पेंसिलिन मॉलिक्यूल अटैच टू इट। हर लाइजीन मॉलिक्यूल पॉलीलाइजीन में जो होता है उसके साथ एक पेंसिलिन मॉलिक्यूल जो है अटैच होता है। उसके बाद देखें these univalent penicillin molecules form a multivalent array and cross-link adjacent IgEs on the surface of the mast cell। ये यूनिवेलेंट पेंसिलिन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि ये मल्टीवेलेंट एरे को क्रॉस करते हैं और जो कि एडजेसेंट आईजीईज़ की सरफेस के ऊपर, mast cell के साथ एडजेसेंट आईजीईज़ की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। So consequent release of mediator causes a Weyl and flare reaction. Weyl and flare reaction in the skin of the penicillin allergic patient. Another medically important concept, ये तो थे बेटा दो कॉन्सेप्ट। इसके अलावा वो कह रहा है कि एक और मेडिकली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। वो क्या है? रिलेटेड टू द हेप्टेन कैरियर प्रोटीन्स। वो क्या है कि कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसमें न्यूमोकोकल और मेनिंजियोकोकल वैक्सीन हैं, वो वैक्सीन जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट दी जाती हैं। तो इनमें क्या होता है? इन कॉन्जुगेटेड वैक्सीन में ये होता है कि कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड होता है।
वो कैरियर प्रोटीन के साथ कंजुगेट कर जाते हैं। तो इस तरह से कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड जो है वो हेप्टेन नहीं है, क्योंकि ये, ठीक है ना, क्योंकि ये इंड्यूस करता है आईजीएम को किसके ज़रिए, टी इंडिपेंडेंट रिस्पांस के ज़रिए। ताहम अगर कैरियर प्रोटीन काज करती है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है ना, हाउएवर एडिंग अ कैरियर प्रोटीन, अब वो खुद से नहीं है, लेकिन क्या है कि जब हम कैरियर प्रोटीन को ऐड कर देते हैं हेल्पर टी सेल्स के अंदर, तो फिर क्या होता है, एडिंग अ कैरियर प्रोटीन काजेज द हेल्पर टी सेल्स, वो हेल्पर टी सेल्स को क्या कर देगी, टू बी इन्वॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ जी, ठीक है ना, वो इसको इन्वॉल्व कर देगी एक बड़ी मकदार में आईजीई के अंदर, आर प्रोड्यूस बाय द डिपेंडेंट रिस्पांस, तो वो डिपेंडेंट रिस्पांस के अगेंस्ट है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। सो इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज़ हाईली स्पेसिफिक। एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है वो हाईली स्पेसिफिक है, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स is frequently used in diagnostic laboratory to identify the microorganisms. So ये इंटरेक्शन जो है एंटीजन एंटीबॉडी का वो हाईली स्पेसिफिक है, और इसी को बेटा हम लैब के अंदर डायग्नोस्टिक पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि एक स्पेसिफिक एंटीजन ही एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ अटैच हो सकती है, और इसी को फिर हम लैब के अंदर डायग्नोस्टिक पर्पस में यूज़ करेंगे, हम एंटीजन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा बेटा, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ आपस में जब जुड़ते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के ज़रिए या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए नहीं जुड़ते, वो एक वीक बॉन्ड जैसा कि हाइड्रोजन या फिर वैन वाल फोर्सेस के ज़रिए जुड़ते हैं। अब ये जो बॉन्डिंग है कि कितनी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ स्ट्रांगली जुड़ी होगी, ये डिपेंड करता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की शक्ल एक दूसरे के साथ कितनी मिलती जुलती है, इज़ प्रोपोर्शनेट टू द फिट ऑफ द एंटीजन टू इट्स एंटीबॉडी कंबाइनिंग साइड, इट्स एबिलिटी टू फॉर्म द मोर ऑफ दीज बॉन्ड्स। बात समझ आ गई? तो जितनी एंटीजन्स की शक्ल एंटीबॉडी के साथ ज़्यादा मैच होती होगी, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से वो इसके साथ फिट होगी और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ये बॉन्ड बनेगा। सो एफिनिटी ऑफ द एंटीबॉडीज़ इंक्रीजेस विद सक्सेसिव एक्सपोजर टू द स्पेसिफिक एंटीजन। तो एंटीबॉडीज़ की जो एफिनिटी है वो इंक्रीज़ होती है स्पेसिफिक एंटीजन के साथ एक्सपोजर की वजह से। सो अनदर टर्म एविडिटी, इसके अलावा एक और टर्म है जिसको हम एविडिटी कहते हैं। इस एविडिटी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सप्रेस द सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद देखें कि बेटा कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एंटीजन को एज द एंटीजन कंसीडर करवाएं। पहली बात तो ये है कि जो एंटीजन है इन जनरल मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज्ड एज सेल्फ इज़ नॉट इम्यूनोजेनिक। वो मॉलिक्यूल जिसको हमारी बॉडी ज़ाती मॉलिक्यूल कहती है या सेल्फ मॉलिक्यूल कहती है, उसको इम्यूनोजेनिक कंसीडर नहीं किया जाएगा। वी आर टॉलरेंट टू दोज सेल्फ मॉलिक्यूल्स टू बी इम्यूनोजेनिक। मॉलिक्यूल्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन सेल्फ। तो किसी भी मॉलिक्यूल को इम्यूनोजेनिक बनने के लिए ज़रूरी है कि बॉडी उस मॉलिक्यूल को क्या कंसीडर करे, नॉन सेल्फ कंसीडर करे, बल्कि ज़ाती मॉलिक्यूल ख्याल ना करे बल्कि बाहर वाला मॉलिक्यूल ख्याल करे, नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल कंसीडर करे। पहली बात तो ये है। सेकंड इसमें आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट। देखिए मोस्ट पोटेंट इम्यूनोजेंस आर प्रोटीन्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। कहते हैं ज़्यादातर जो इम्यूनोजेंस हैं वो प्रोटीन्स होती हैं और उनका जो वेट है वो 1 लाख से भी ज़्यादा होता है। अब वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम है वो कमज़ोर इम्यूनोजेनिक कंसीडर किए जाएंगे, और वो इतने छोटे होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि अमाइनो एसिड, या वो नॉन इम्यूनोजेनिक होंगे। सो सर्टेन स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि हेप्टेन्स हैं वो तब इम्यूनोजेनिक बनेंगे जब वो कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़ेंगे।
कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, और इस तरह से उनका साइज़ लार्ज हो जाएगा और फिर जाकर वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाएंगे और इम्यूनोजेंस बनेंगे। तीसरी चीज़ जो इसमें ज़रूरी है बेटा वो है केमिकल स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्सिटी। So certain amount of chemical complexity is required, like the amino acids, homopolymers are less immunogenic than the heteropolymers containing two different of the amino acids. अब है बेटा केमिकल स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्सिटी। वो कहता है कि दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड जो एक जैसे हैं ना, वो इतना अच्छा इम्यूनोजेनिक रिस्पांस नहीं देंगे जितना कि दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ अमीनो एसिड देंगे। तो इससे क्या मुराद है कि डिफरेंट तरह के जो एंटीजन्स होंगे या अमीनो एसिड जो डिफरेंट होंगे, उनकी अरेंजमेंट से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उससे इम्यूनोजेनिक रिस्पांस जो है वो ज़्यादा। तो होमोजीनियस अमीनो एसिड अच्छा रिस्पांस नहीं देंगे, बल्कि हेट्रोजीनियस अमीनो एसिड अच्छा रिस्पांस देंगे। नेक्स्ट है जी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, या जिसको हम एपिटोप्स कहते हैं। सो एपिटोप्स आर द स्मॉल केमिकल ग्रुप्स ऑन द एंटीजन मॉलिक्यूल्स दैट कैन एलिसिट एंड रिएक्ट विद द एंटीबॉडीज। अब एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स या एपिटोप्स क्या हैं बेटा? ये एक तो है एंटीजन और दूसरा है एपिटोप। एपिटोप एंटीजन की सरफेस के ऊपर मौजूद वो छोटा हिस्सा है जिसकी वजह से इम्यून रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। सो एंटीजन कैन हैव वन आर मोर डिटर्मिनेंट्स या एपिटोप्स। एक एंटीजन के ऊपर एक या एक से ज़्यादा एपिटोप्स हो सकते हैं। तो मोस्ट एंटीजन्स हैव मैनी डिटर्मिनेंट्स, दे आर मल्टीवेलेंट। तो ज़्यादातर एंटीजन्स क्या होते हैं? मल्टीवेलेंट होते हैं, उनमें बहुत सारे जो है वो एपिटोप्स होंगे। इन जनरली क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज़ रफली 5 अमीनो एसिड आर शुगर इन साइज। डिटर्मिनेंट क्या होगा? वो रफली 5 अमीनो एसिड के ऊपर मुश्तमिल होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट इज़ रफली 5 अमीनो एसिड आर शुगर इन साइज। सो ओवरऑल 3-dimensional structure is the main criteria of the antigenic specificity। जनरली अगर हम देखें तो वो एक अमीनो एसिड या शुगर का एक मॉलिक्यूल है या उसके साइज़ का है, लेकिन जो उसका 3-dimensional स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के लिए। सो नेक्स्ट इसमें डोजेज, रूट और टाइमिंग है एंटीजन की एडमिनिस्ट्रेशन में। देखें डोजेज भी डिपेंड करती है कि कितनी अमाउंट में एंटीजन दिया जाता है, ठीक है जी, और किस रूट के थ्रू दिया जाता है और कितने टाइम के लिए दिया जाता है। ये चीज़ें भी फैक्टर्स हैं जो कि इम्यूनोजेनिक रिस्पांस को कंट्रोल करते हैं। सो दिस फैक्टर आल्सो अफेक्ट द इम्यूनोजेनिसिटी। इसके बाद देखें in addition to the genetic constitution of the host HLA genes determine whether a molecule is immunogenic or not। इसके अलावा वो कहते हैं कि HLA genes जो हैं ये भी इस चीज़ को डिटरमाइन करती हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो इम्यूनोजेनिक है या नहीं। तो जो डिफरेंट स्ट्रेन्स होंगी सेम स्पीशी की किसी भी एनिमल के अंदर, देखें डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ ऑफ एनिमल में रिस्पॉन्स डिफरेंटली टू द सेम एंटीजन्स। अब एक ही स्पीशी है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं तो वो डिफरेंट तरह से सेम एंटीजन को रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एडजुवेंट्स। तो एडजुवेंट्स क्या है? एडजुवेंट्स इनहेंस द इम्यून रिस्पॉन्स टू एन इम्यूनोजेंस। उस एंटीजन को जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करती है, जिसको हम इम्यूनोजन कह रहे हैं, उसके इस प्रोसेस को या इस फंक्शन को एडजुवेंट्स और ज़्यादा कर देंगे और ज़्यादा इन्हांस करते हैं। कैसे? दे आर केमिकली अनरिलेटेड टू इम्यूनोजन and differ from carrier proteins because the adjuvants are not covalently bound to the immunogen whereas the carrier protein is। तो अभी हमने ये कहा है कि अगर कैरियर प्रोटीन अटैच हो जाती है तो फिर वो इम्यूनोजेनिक
कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अगर कैरियर प्रोटीन उसके साथ अटैच हो जाती है तो फिर वो इम्यूनोजन कंसिडर हो सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि जो एडजुवेंट्स हैं वो केमिकली अनरिलेटेड हैं इम्यूनोजन से, वो इसके साथ अटैच नहीं हो सकते। तो एडजुवेंट्स जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम कर सकते हैं, लाइक दे काज द स्लो रिलीज़ ऑफ इम्यूनोजन। अब उनका क्या तरीका कार है कि एडजुवेंट्स एंटीजेंसिटी को ज़्यादा कैसे करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो इम्यूनोजन का रिलीज़ है वो स्लो कर देंगे, इस तरह से जो प्रोलॉन्ग टाइमिंग हो जाएगी, स्टिमुलस की टाइमिंग जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो जब ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टिमुलस मिलेगा तो जो रिस्पांस है वो ज़्यादा आएगा। जैसे कि मतलब कि एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जब एटियोलॉजी जब ज़्यादा लंबे अरसे तक होती है तो वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से जब एंटीजन ज़्यादा लंबे अरसे तक रहेगा तो वो जो रिस्पांस आएगा वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। सेकंड क्या है, इनहेंस द अपटेक ऑफ इम्यूनोजन बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इंड्यूसेस काउंटर स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर जो रिस्पांस है या उसका अपटेक जो है वो ज़्यादा करते हैं। जिस तरह से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 MSC प्रोटीन से प्रेजेंट किए जाएंगे और उनके अगेंस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ आ सकती हैं। Another important mechanism of action of some adjuvant is that they stimulate the toll-like receptors on the surface of the macrophages. इसके अलावा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है कि वो मैक्रोफेजिस की सरफेस के ऊपर जो है वो टॉल लाइक रिसेप्टर्स को प्रेजेंट करते हैं, विच रिजल्ट्स इन साइटोकाइन प्रोडक्शन, जो कि साइटोकाइंस की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो इससे क्या होगा, दैट इन्हेंसिस द रिस्पॉन्स ऑफ T सेल्स एंड B सेल्स टू बी इम्यूनोजन, जो कि B सेल्स और T सेल्स के रिस्पॉन्स को ज़्यादा कर देंगे ताकि वो इम्यूनोजन कंसीडर हो सकें। तो ह्यूमन वैक्सीन कंटेन्स द एडजुवेंट सच एज द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर लिपिड्स। तो ह्यूमन वैक्सीन जो है उसमें एडजुवेंट्स होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर लिपिड। इसके बाद एज और इम्यून रिस्पॉन्स है कि एज के साथ इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह से ज़्यादा हो सकता है, ये भी देखें। इम्यूनिटी इज़ लेस इन ऑप्टिमल, इम्यूनिटी इज़ लेस, लेकिन चलेगी बस 5 मिनट। इम्यूनिटी इज़ लेस दैन ऑप्टिमल एट बोथ एंड्स ऑफ द लाइफ। इम्यूनिटी जो है वो ऑप्टिमल होती है दोनों स्टेज में, बेटा बच्चों में भी कम होगी और बूढ़ों में भी कम होगी, मतलब कि बच्चों में भी कम हो जाएगी और बूढ़ों में। रीज़न क्या है कि रिलेटिवली पुअर इम्यून रिस्पॉन्स होता है न्यू बॉर्न्स के अंदर, ठीक है ना। न्यू बॉर्न्स के अंदर क्या होगा, न्यू बॉर्न्स जो हैं वो लेस इफेक्टिव होंगे, उनमें T सेल्स के फंक्शन जो हैं वो कम होंगे। न्यू बॉर्न्स में देखें कि एंटीबॉडीज़ जो कि मदर से आती हैं, IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो एक वक्त तक रहेंगे और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो 3 to 4 मंथ्स के बाद ख़त्म हो जाती हैं और जो रिस्क है इन्फेक्शन का वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ देखें क्लोस्ट्रम also contains antibody, especially secretory IgA antibodies, which can protect the newborn against the variety of respiratory and intestinal infections. So clostridium जो है वो भी एंटीबॉडीज़ को स्टार्ट करवाता है जो कि न्यू बॉर्न्स के अंदर जो है इन्फेक्शन काज करवा सकते हैं। तो फीटस कैन माउंट एन IgM रिस्पॉन्स टू द सर्टेन प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट T सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन्स या फिर ट्रिपोनिमा पैरिडम है, जैसा कि दे कॉज द सिफिलिस which can acquire congenitally. So IgG and IgA begin to mate shortly at birth. Their response protein antigen is usually good, hence the hepatitis B vaccine can be given at birth and poliovirus immunization can begin at the 2 months of the age. ठीक है ना। तो एज के साथ साथ और बचपन में और बूढ़े लोगों में जो है वो इम्यूनिटी कम होती है। साथ ही हमने आज एंटीजन्स को डिस्कस किया है, ठीक है जी। इसमें उनके फॉरेननेस को, मॉलिकुलर साइज़ को, केमिकल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी को, एंटीजन डिटर्मिनेंट्स को और इसके बाद डोजेज, रूट, टाइमिंग और एडजुवेंट्स को डिस्कस किया है और एज के साथ किस तरह से फ़र्क पड़ता है इसको डिस्कस किया है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।